चलिए अभी हम अब भाई साहब कार्टून ही हो गई थी। अब नहीं रोकूंगी वीडियो, अब चलेगी, किस्मत ख़राब है चाहे कैसे भी है। ये कंपनी ना शुरू हो रही, तभी कहते हैं कंपनी शुरू करने में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो नुकसान कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेडेक होता है, क्योंकि कंपनी एक तो ऐसे शुरू नहीं होती। आपकी कंपनी होती है, एक होती है 1% कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है लिमिटेड कंपनी। 1% कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं करती है, वो एक आदमी एक व्यक्ति चलाता है, बस उसको रजिस्टर कराना होता है, उसमें शेयर इशू नहीं होते। हमारे जहाँ पे लिमिटेड वर्ड लगा होता है वही अपने शेयर इशू कर सकती है। ये तुम्हारा बन गया 1 मार्कर का क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि जो शेयर इशू करे जाते हैं किस तरह से इशू करे जाएंगे, कैसे उनका होगा। एक बनता है आपका इसमें MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आपका AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कौन प्रमोट करेगा, कौन एस्टेब्लिश करेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कंपनी को अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्टर्ड कैपिटल बतानी पड़ती है, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी मैक्सिमम कैपिटल होती है, जिसको हम एंट्री कहाँ करते हैं अगर हमें बैलेंस शीट बनाना हो। यहाँ पे जो तुम्हारी बैलेंस शीट बनती है वो बनती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती बैलेंस शीट। अब यहाँ जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे ना, वो आप बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते। एज ऑन डेट लिखेंगे। यहाँ पे आपका पहले नंबर पे रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर आपका रहता है नोट नंबर, अगर 2 साल है तो ईयर में रहेगा, नहीं तो अमाउंट रहेगा, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड। फिर बी नंबर पे आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर हमारा उसमें कैश वगैरह कुछ भी हुआ तो फिर वो हमारे आगे चलते जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आती है, फिर करंट लायबिलिटी आती है, फिर एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर अदर करंट एसेट्स। इस तरह से आपका पूरा बनता है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नोट टू अकाउंट्स बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो नोट टू अकाउंट्स में क्या क्या आता है, जब क्वेश्चन आपका शुरू होगा तो वो कुछ इस तरह से ही शुरू होगा। यहाँ पे आपका रहेगा सीरियल नंबर, तो यहाँ का जो नंबर हम डालते हैं ना 1, जैसे मैंने यहाँ 1 डाला, तो यहाँ मैं जो भी कुछ कैलकुलेशन करूँगी उसका बैलेंस ही इधर जाएगा, यहाँ नोट नंबर जाएगा, यहाँ अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपका आता है शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में 3 टाइप की कैपिटल होगी जो कि मैं बता रही थी। सबसे पहले आपका होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी जितने मैक्सिमम अपनी कैपिटल से ऑथराइज्ड होती है MOA के अंदर, मतलब रजिस्टर्ड होती है, जो उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है वही उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। आपको यहाँ पे लिख के उसको छोड़ देना है एनी हाउ, जो भी अमाउंट हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से होगा। अगर नहीं है ऑथराइज कैपिटल, लिख के ऐसे क्रॉस डाल के छोड़ दो। कई बार होता है ना क्वेश्चन में अमाउंट ही नहीं होती ऑथराइज कैपिटल की। उसके बाद बी नंबर पे आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। वैसे तो नॉर्मली कम ही होती है, उसके बराबर होता नहीं है कि जितनी अपनी ऑथराइज कैपिटल है उतनी इश्यूड कर दे, ऐसा होता नहीं है। इश्यूड कैपिटल उसका भी आपको सिर्फ लिखना है भाई उस कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, ठीक है। तो जितना इशू किया है उतना यहाँ पे लिख देंगे, देन क्लोज। फिर उसके बाद नंबर 3 पे सी पे आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपकी 2 आएंगी। एक आएगा सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है जितने रुपए का एक शेयर है, आपको जितने शेयर्स पे सारा पैसा मिल जाए, वो होता है आपका फुल्ली पेड अप, ठीक है। और एक होता है आपका नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होता है कि आपका 10 रुपये का है बट आपको उस पर 7 रुपये ही मिला। मान लीजिए @ 10 रुपये का शेयर है, ठीक है।
और 5,000 शेयर्स इशू करें, 5,000 शेयर्स इशू करें, ठीक है। इसमें से 100 शेयर पे एट द रेट 2 रुपीज़ नॉट पेड, उस पर 2 रुपये नहीं मिले। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो मेरे को 100 शेयर्स पे नहीं मिले, यानी कि कितने शेयर्स पे पूरे पैसे मिल गए, 4,900। तो 4,900 का तो यहाँ आ जाएगा 4,900 एट द रेट ₹10, तो ये आपका आ गया 49,000। नॉट फुल्ली पेड अप में आप क्या जाएंगे, देखो 100 शेयर थे, 100 शेयर एट द रेट 10 कितना हो गया 1,000, लेस कॉल्स इन एरियर एट द रेट 2 रुपीज़ यानी कि 200, कितना मिला आपको 800, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात। अब अगर इस क्वेश्चन में 100 शेयर्स में से 80 शेयर्स को री इशू कर दिया गया, 80 शेयर्स को क्या कर दिया गया, री इशू, इसको री इशू कर दिया गया, और कितने में री इशू किया गया, एट द रेट 5 रुपीज़, 5 रुपये में इनको री इशू कर दिया गया। यहाँ पे चाहे कितने में भी री इशू करें, लेकिन आपको कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपये, ठीक है। तो जितने रुपए आपको नहीं मिले उसमें यहाँ पे आप ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट करके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट करके कैसे, 80 रुपये एट द रेट 2, यानी कि 160 रुपये आपको मिल गए उस पर, उतने शेयर्स पे। देखो 100 शेयर्स का हमने नहीं किया, जितना शेयर हमने, नहीं समझ में आई ये बात, 100 शेयर्स इसमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था, तो जो शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे अमाउंट पे नहीं करता है उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो कंपनी जब उन शेयर को फॉरफिट कर लेती है तो उनके पास एक चांस रहता है कि वो उनको रीइशू कर सके। अब उसको उस पर 8 रुपये मिल गए थे, 2 रुपये नहीं मिले थे, तो कंपनी उसको मिनिमम कितने रुपए में रीइशू वो करेगी, रीइशू 2 रुपये में तो करेगी ना। मिनिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, 8 रुपये का डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि 8 रुपये उसको मिल गए। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोई भी कंपनी जब रीइशू करती है तो उस पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना उस कंपनी को उस पे मिल गया होता है, 8 रुपये मिल गए हैं उसको 100 शेयर्स पे, उतना 8 रुपये वो डिस्काउंट दे सकती है। और मिनिमम कितने रुपए में रीइशू कर सकती है, 2 रुपये में कर सकती है, उससे ऊपर जितना करे वो उसका प्रीमियम। बट हमने तो यहाँ पे 5,000 शेयर को 10 में किया था, तो अगर इसमें से 100 शेयर्स में से 80 शेयर्स पे हमें पैसे मिल गए तो कितने मिले हैं, हमें 2 रुपये मिले हैं, बाकी तो 3 रुपये इसके एक्स्ट्रा ही मिले हैं ना एक तरह से, है ना। तो जो मिल गए हैं उसको आप शेयर फॉर फ्यूचर करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन चारों को ऐड करेंगे, 8 1 9 960, 49,960, ये वाला अमाउंट जो है ये आपका नोट नंबर 1, और यहाँ आ जाएगा 49,960। बात समझ में आई? अब भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यहाँ पे 3 पे करना चाहिए ना फिर तो। क्यों? यहाँ पे 5 से रीइशू करा, आपको वो 5 से रीइशू कराया, समझ में आ गया, लेकिन आपको कितना नहीं मिला था, 2 रुपये। हाँ, तो जितना नहीं मिला था वो अब मिल गया ना, बाकी तो तुम एक्स्ट्रा, अरे भाई एक्स्ट्रा ही तो ले रहे हो उस पर, वो 3 रुपये, आपको तो 10 रुपये, आपने जब रीइशू किया 10 रुपये का किया, तो इन 80 शेयर्स पे आपको एक्स्ट्रा मिला है। एक्स्ट्रा को हम नहीं देखते, हमारा शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना हमने पहले रीइशू करा है, उसमें से जो नहीं मिला उसको हटा देंगे। रीइशू करने के बाद जो मिल गया तो जितना वहाँ नहीं मिला था उतने से ही करना है, 2 रुपये से ही करना है, तो यह आपका शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझ में ना भी आए तो भी ये है, आप ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, आप इशूड कैपिटल लिखेंगे, शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप लिखेंगे, नॉट फुल्ली पेड अप लिखेंगे, कॉल्स एंड एरियर लिखेंगे, यहाँ तक भी कर दोगे, अमाउंट लिखोगे, 3 नंबर तुम्हारे हाथ में है और वो उसका परफॉर्मा बना दोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितने शेयर रीइशू करे हैं उस पे जितनी यहाँ कॉल्स इन एरियर की अमाउंट होगी ना, उसी से इंटू करके लिखना है, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन में आपका प्रीमियम भी है, मान लीजिए ये 10 रुपये का शेयर है, एट द रेट 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ प्रीमियम पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे नोट नंबर 2 और यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 5,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 1, तो यहाँ आ गया 5,000 रुपये। इस अमाउंट को उठा के नोट नंबर 2 यहाँ लिखेंगे,
5,000 लिख देंगे, बस कोई टोटल नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन है और सच में बहुत ईजी आता है। भले ही इसमें तुम्हारा इसके अलावा कुछ भी आए, कॉल्स इन एडवांस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप इतना ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में देखा कि है नहीं। वैसे कॉल्स इन एडवांस में बता दूं, अदर करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आता है, बट यहाँ नोट टू अकाउंट्स में वो नहीं लिखा जाना। अगर 2 पार्टनर है सपोज, ठीक है, एक ने एरियर नहीं दिया और एक का फोरफीट हो गया। पार्टनर नहीं, शेयर होल्डर। हाँ, जो भी है शेयर होल्डर, ठीक है, 2 लोग हैं और एक का एरियर हो गया हाँ। और एक ने फोरफीट नहीं करा, फिर फोरफिट नहीं करा, हाँ, मतलब उसका फोरफीट हो गया दूसरे बंदे का। फोरफिट होने से मतलब नहीं है, उनको री इशू करने से मतलब है। अगर फोरफिट होने दो, 2 लोग हैं तो हम कैसे करेंगे उनका? तो तुमका ऐड करके कर देंगे ना, मतलब कहाँ पे ऐड करेंगे? यहीं पे करेंगे जहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं हम। ये जैसे 80 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 होते, एक का 100 होता है, एक का मान लीजिए एक शेयर होल्डर का 100 है, एक शेयर होल्डर का 80 है, दोनों का मिला के 2 रुपये नहीं मिला, 100 दूनी 200 और 160 360 ऐसे। इनका अलग अलग अमाउंट है, अगर एप्लीकेशन तो फिर वो अलग अलग निकाल के फिर ऐड करके कॉल्स इन एरर में लिखेंगे फिर हम। अच्छा, हाँ, इनका ऐसे नहीं होता कि आप इनका एक शेयर होल्डर का अलग, अरे कंपनी में तो दुनिया भर के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इकट्ठा अमाउंट करके ही लिखना है उनका, ठीक है। फॉरफिट कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो री इशू कितना कर रहे हैं उससे मतलब है। शेयर फॉरफीचर में वही आएगा जब आप री इशू कर रहे हैं, और जितनी कॉल्स इन एरर की रुपए होंगे उतने ही रुपए से इंटू करके यहाँ लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका एक नोट टू अकाउंट्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन क्या है, लिख रही थी क्या? लिख लिया ना? लिखा तो तुमने संस्कार कुछ भी नहीं है ना? और एक बार भी बोला ना फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर देख, क्योंकि तुम साथ साथ कुछ नहीं लिख रहे हो। वीडियो लेके साथ बैठना मुश्किल होता है ना? होता नहीं होता? अब निकालेगा कॉपी, ठीक है। चलिए परचेज कंसिडरेशन वाला करते हैं अभी। परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, मैंने तो अच्छा, परचेज कंसिडरेशन में हम किसी से कुछ बिजनेस खरीदते हैं। क्या खरीदेंगे हम? एसेट खरीदेंगे और लायबिलिटी भी खरीद सकते हैं। मतलब या तो हम सिर्फ एक मशीनरी खरीद सकते हैं, या हम एक बिल्डिंग खरीद सकते हैं, या हम पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं। तो जब हम उनसे खरीदते हैं तो उनको पेमेंट करनी है। तो हमारे लिए वेंडर कौन है? बेचने वाला कौन है? जिससे हमने खरीदा है, जिससे हमने खरीदा है वो वेंडर है, उसका नाम लिखना है। सब उल्टा कर देते हो। एक वो स्टार मून वाला क्वेश्चन था, मून लिमिटेड लिखना था, स्टार लिमिटेड लिख रहे हैं। जिसकी बुक में बनाना है मैंने कहा लिखा? तुम्हारी कॉपी चेक की थी मैंने उसमें काट के भी लिखा हुआ है, चेक करके दे दी शायद तुम्हें। मैंने तो ये क्वेश्चन ही नहीं करे। इसकी में होगा फिर। तो हमेशा इसमें कंफ्यूज क्यों होती है? एक तो मैंने सोच भी कैसे लिया, मैं आप- कंपनी का क्वेश्चन करूंगा। मुझे लगा परचेज कंसिडरेशन समझाया था तो क्या होगा। आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो उसको आप इशू करोगे, है ना? जब लिखा होगा ना फलाना लिमिटेड परचेज्ड सन्ड्री एसिड फ्रॉम फलाना लिमिटेड, तो ये जो इधर वाला फलाना लिमिटेड है इसको करना है, ठीक है। फ्रॉम जिससे खरीदा है उसको करना है, ठीक। तो जब आप एसेट परचेज करोगे, व्हेन एसेट परचेज, या फिर एसेट या फिर बिजनेस भी परचेज, दोनों का एक साथ करा देती हूँ। हाँ, अब लिखते जाइयो हर एक एंट्री। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री गलत, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखिए सन्ड्री एसेट्स में कुछ भी हो सकता है। अगर अलग अलग खरीदा है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, जो भी कुछ है, अलग अलग लिखना। एक लाइन छोड़ देना, पहले बता रही हूँ, 1 लाइन छोड़ोगे। टू वेंडर अकाउंट, वेंडर जिससे हम खरीद रहे हैं, टू वेंडर्स अकाउंट, टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आएगी परचेज वैल्यू से, परचेज वैल्यू मतलब कितने का हम खरीद रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन कितने का खरीद रहे हैं, जितना हम उसको इशू कर रहे हैं, शेयर या डिवेंचर। कई बार क्वेश्चन में ना इसकी वैल्यू नहीं दी होती, आपको दे देते हैं कि हमने इतना शेयर इशू करा, इतना डिवेंचर इशू करा और उसको 50 लाख का चेक दे दिया।
तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी ना, तो जितना आप उसको नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो, जितने रुपए से कर रहे हो इनटू वो, और प्लस में कैश, तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। बात को समझ लो, नंबर ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर इशू इनटू एट द रेट प्राइस। अच्छा, इस एट द रेट प्राइस में डिस्काउंट होगा तो दो चीज़ें देख लो, डिस्काउंट होगा तो माइनस करना है, प्रीमियम होगा तो प्लस करना है। मतलब अगर 10 रुपये का प्राइस है, उसमें 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो यानी कि एक कितने रुपए का हो गया एक शेयर? 8 रुपये का। तो नंबर ऑफ शेयर से 8 को इंटू करना है। अगर प्रीमियम साथ में है तो प्रीमियम को प्लस करके इंटू करना है। फिर से ये 10 रुपये का है, एट द रेट 10 रुपये का शेयर है, और अगर आपने 2 रुपये डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट को माइनस करके 8 रुपये का हो गया। अगर प्रीमियम पे दिया है तो प्रीमियम को प्लस करके 12 का हो गया। तो जब ये परचेज कंसिडरेशन निकालोगे तब नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए हमने 10,000 नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं, तो 10 डिस्काउंट के टाइम पे 10,000 इंटू 8 और प्रीमियम के टाइम पे 10,000 इंटू 12, ठीक है। और प्लस में इसके क्या करेंगे, इस पूरे के प्लस में क्या करेंगे, कैश, जो आपने कैश, चेक, बैंक जो भी दिया है, आपने जैसे भी पेमेंट करी है, तो उन दोनों को जोड़ के परचेज वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू आती है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इनका दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको पता है ना डेबिट क्रेडिट साइड क्या होता है? बराबर। डेबिट क्रेडिट साइड कैसा होता है? बराबर। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? गुडविल, ठीक है। ये गुडविल कब आता है? व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आएगा आपका कैपिटल रिजर्व। प्लीज़ ज़रूर इसको टैली कर लेना। व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी मशीनरी खरीदने की एंट्री। फिर उसके बाद आप उसको इशू कर रहे हो, है ना। इशू करना और एक चेक देना, देखिए अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, मिक्स करके भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हो या चेक दे रहे हो, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो आप करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका पैसा जा रहा है तो गलती से भी उसको बैंक को डेबिट मत करना। बैंक डेबिट तब होता है जब पैसा आ रहा होता है, यहाँ पैसा जा रहा है, तो एक एंट्री आपकी ये हो जाएगी। और फिर उसके बाद वेंडर को इशू या शेयर या फिर इशू ऑफ डिबेंचर करने की, तो ये हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मैं क्या लिखूं, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होता नहीं है, लेकिन आप डिवेंचर को कर सकते हो, उसकी एंट्री चल डिवेंचर के साथ बताऊंगी। प्रीमियम पे कर रहे हो टू एसपी अकाउंट, ठीक है। 3 एंट्री है। हाँ, बस ये 3 ही है। अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे दी, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, कई बार क्या है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट दे दी, ठीक है। इफ परचेज कंसिडरेशन amount is given, then number of share कैसे निकाले जाएंगे? बिल्कुल, नंबर ऑफ शेयर, जितना अमाउंट होगा परचेज कंसिडरेशन अमाउंट अपॉन में वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ एट द रेट शेयर, इसमें से डिस्काउंट को माइनस करके और प्रीमियम को प्लस करके तब डिवाइड करोगे। अगर डिस्काउंट है तो जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे यहाँ पे अगर हमने किया है तो जितना हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर डिस्काउंट है तो डिवेंचर का, अगर ये 2 रुपये से है तो 12 रुपये प्लस करके 12 रुपये से डिवाइड करेंगे, तब आपका नंबर ऑफ शेयर आएगा। बस परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड इतना ही है, इससे और कुछ भी नहीं है। इसमें 3 नंबर फ्री के हैं, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं रहते। पूछना है कुछ किसी को भी?
आगे समझ में? वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा। हाँ वो तो सैम्पल पेपर करोगे तब पता चल जाएगा, बट यही होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कोई क्वेश्चन भी ऐसे करा दो एग्जांपल के, उसमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। वो तो आप सैम्पल पेपर से कर लेना। अभी आप समझा रहे हो, बता रहा हूँ। अरे ला मेरे को पेपर देना, कोई भी देना देना। ये पढ़े सारे। हाँ नहीं, हाँ वही 18 है 19 ऑन 1 अप्रैल 2025। जिसमें डेट दी हो तो आपको डेट का भी कॉलम बनाना है, परफॉर्मा बनाना पूरा। मैं परफॉर्मा नहीं बना रही हूँ, बट आप लोग जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बहुत अच्छे से जानते हो। ऑन 1 अप्रैल 2025 RNS लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 9 लाख फ्रॉम एपेक्स मशीन लिमिटेड। अब यहाँ पे जो वेंडर का नाम है वो क्या आ जाएगा? एपेक्स। तो यहाँ लिखोगे आप एपेक्स, मैं बाकी सब ये हटा दे रही हूँ, ठीक है। एपेक्स मशीन लिमिटेड, मशीन लिमिटेड। तो कितने की मशीन खरीदी हमने? 9 लाख की। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स की जगह आपका आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एपेक्स लिमिटेड। बाकी ये सब कुछ नहीं आएगा। ले पूरे मिटवा दिया, 9 लाख रुपए। फिर इसने बोला है मशीनरी खरीदी है एपेक्स लिमिटेड से, एंड इश्यूड 9% डिबेंचर, चलो डिबेंचर ही आ गया, ऑफ 100 ईच एट पार इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो उसने उसको डिबेंचर इशू करे हैं वो भी पार पे। तो अभी हम एपेक्स लिमिटेड को डिबेंचर इशू की एंट्री करेंगे। एपेक्स मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पार पे किया है 9% डिबेंचर है, हाँ, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 9 लाख की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे वो कह रहा है डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो अब रिडीम करने की एंट्री हम करेंगे। रिडीम करने की एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट में आपका ये है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन का तो कुछ है ही नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। हाँ डिस्काउंट पे किया है, नहीं प्रीमियम पे किया है हमने, तो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर ही करना था मेरे ख्याल से, तो यहाँ ये ना डिबेंचर होल्डर लिखना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जगह। डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर होल्डर यही है ना, ये एपेक्स मशीन लिमिटेड वाला। 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इसमें अमाउंट कैसे कैसे जाएगी? लेकिन वहाँ पे तो डिबेंचर होल्डर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन में बताना। नहीं वही होता है, बट यहाँ पे क्या है, ये हमने इसको किया और इसी को हम रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में यही नाम आ जाएगा एपेक्स लिमिटेड का। हम इसी को दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। यहाँ पे आपका 5% प्रीमियम है, तो यानी कि 45,000। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 9 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा 45,000। बस इसमें भी ये 3 एंट्री होंगी और कुछ नहीं। तरीका सेम वही है, उसी तरह से होता है। ये नहीं, लॉस ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हो। इशू तब लिखते हैं जब इसमें डिस्काउंट की वैल्यू भी ऐड ऑन होती है। आपका 2 होता है ना, एक होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक होता है लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर दोनों को एक करके लिखना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही लिख दो, ठीक है। बाकी ऐसे में ऐसा कर सकते हैं। अगर रिडेम्पशन करे डिस्काउंट पे तो कैसे होता है? डिस्काउंट डेबिट एक और आता डिस्काउंट डेबिट हो जाता। प्रीमियम नहीं करेंगे नीचे? किस बात, ये लिख तो दिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम पे तो रिडीम कर रहे हो, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, वो चीज़ मैं अभी समझा देती हूँ ना, वही इसी पे आई हूँ। मिटा दो ये। अब आ जाते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर देखो,
अभी आपने डिबेंचर इशू किया तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कभी कभी उसमें अलग दिया होता है ये, कभी कभी एक साथ दिया होता है। फिर जब इसको रिडीम करेंगे तो हमारे पास कैसी सिचुएशन रहती है, हम जब इसको इशू करते हैं तो हम इसको इशू करते हैं पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। 3 तरह से हम इसको इशू कर सकते हैं डिबेंचर को, ध्यान रखना। और हम इसको रिडीम कैसे कर सकते हैं, रिडीम हम कर सकते हैं इसको पार पे और प्रीमियम पे, और कहीं नहीं। पार पे और प्रीमियम पे कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास सिचुएशन कैसे होती है, पार और पार पे कर दिया, पार और प्रीमियम पे कर दिया। 2 सिचुएशन, डिस्काउंट पे इशू किया और पार पे रिडीम कर दिया, डिस्काउंट पे इशू किया या फिर प्रीमियम पे रिडीम कर दिया, प्रीमियम पे इशू किया, पार पे रिडीम कर दिया, प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम कर दिया। रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होता है? नहीं, ले लेगी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ले लेगी कम पैसे। अच्छा, खुद ना लेगी, यहाँ दे दे इसको। खुद ही सोचो ना, जब कोई भी अपना रिडीम कैसे कराएगा, आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो आप उनसे कम पैसे क्यों लोगे, या तो आप उतने ही लोगे या उससे ज़्यादा लोगे। तो इसीलिए ये सिचुएशन बनती है। अब जब हम इसका रिडीम करते हैं, पार पे करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब पार पे कर रहे हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, बस। अगर आपने पार पे किया है तो यही एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने पार पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया, जब भी आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो यहाँ 2 जगह एंट्री होती है। ठीक है, जब भी आप प्रीमियम पे रिडीम करेंगे 2 जगह एंट्री होती है। पहली होती है यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और यही इतनी ही अमाउंट यहाँ पे आएगी टू रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपने पार पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया। ठीक है, अब यही सिचुएशन ऐसी हो गई, डिस्काउंट पे इशू किया है और पार पे रिडीम किया है। डिस्काउंट पे इशू किया है, पार पे रिडीम किया है, तो आपको डिस्काउंट पे इशू करने पे लॉस हो रहा है, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, मैं इसकी एक एंट्री लिखती हूँ जो पूरी ही हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा उससे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर ऊपर वाली एंट्री में टू आपने डेबिट नहीं लिखा। प्रीमियम ऑफ ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये एक एंट्री होती है जो मतलब इसमें सब कुछ है। कैसे, क्या है, डिस्काउंट पे इन्होंने इशू करा और प्रीमियम पे इन्होंने रिडीम करा। इशू करते हुए भी लॉस हुआ और रिडीम करते हुए भी लॉस हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को, समझ नहीं आ रहा। आपने लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ वो उस पे डेबिट नहीं लिखा, कहाँ? क्या साइड है यहाँ हाँ। नहीं, इसमें डिस्काउंट पे इशू नहीं किया था ना, ये पार पे इशू किया था। इशू, ये वाली जो सिचुएशन है, इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, ये वाली है सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, तो उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा भाई। जब पार पे कर रहे हो तो क्या ही आएगा। ओके। ठीक है, और अगर आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, इशू एट प्रीमियम
एंड रिडीम एट प्रीमियम, एंड रिडीम एट, इशू भी प्रीमियम पे करा है, रिडीम भी प्रीमियम पे करा है, तो बताओ क्या एंट्री होगी खुशी को छोड़ के? अच्छा इशू भी प्रीमियम पे करा है, रिडीम भी प्रीमियम पे करा है। डिवेंचर एप्लीकेशन इनवॉल्वमेंट अकाउंट डेबिट हम्म, टू लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ टू सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी टू एसपी, टू एसपी, बिल्कुल सही बोली इसने। तो अगर आप इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, देखो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, एसपी हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आप करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टू एसपी अकाउंट। प्रीमियम की वैल्यू प्रीमियम में जाएगी, जितने प्रीमियम पे उस पर दिया रिडीम किया प्रीमियम पे, उसकी वैल्यू यहाँ और यहाँ जाएगी। इसमें आपकी जितनी फेस वैल्यू है उतनी रहेगी, यहाँ पे भी आपकी फेस वैल्यू से फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ के आएगी। अब बताओ ठीक है, बात समझ में आई? आस्था, आस्था बाहर खेलने गई है, आ जाएगी तो खिला दूंगा हम लोग। 6 बज गए, अंकल को अंदर करवा रहा है। 6 बजे सही याद रहता है ना। हाँ बताओ, अभी इसमें कोई डाउट है? अभी बाकी तो एक आध जब क्वेश्चंस करोगे, मान लो अमाउंट में गलती करोगे, अभी है हमारे पास 3 दिन, तो वो तो मैं बता ही दूंगी। बस आप जर्नल एंट्री याद रखना, जर्नल एंट्री बड़े अच्छे से याद रखनी है। और अब हम आएंगे अभी प्रोराटा अलॉटमेंट पे। क्यों उसी में पूछना मुझे, अब आ गया, ये मतलब बड़ा टॉपिक था ना, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगी। राइट ऑफ बता दो। ओह राइट ऑफ, गुड, इसमें राइट ऑफ रहेगी भाई। अब आपका लॉस हुआ है ना, लॉस को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर। अब देखिए डिस्काउंट भी हमारे लिए लॉस है, ये भी हमारे लिए लॉस है, प्रीमियम भी लॉस है हमारे लिए, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना है आपका ये। फिर आप ये देखो कि आपका आपके पास कोई बैलेंस दिया हुआ है, किस किस का बैलेंस दिया होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का दिया होता है, और 2-3 है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो उसमें तो ले ही जाते हैं। बस एक कैपिटल रिजर्व दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें इग्नोर करना होता है। इग्नोर करना होता है, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जितना भी आपका लॉस होगा उसको आपको डालना है टू, यहाँ पे डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें आपका डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों ही आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। मान लीजिए 5 लाख का यहाँ पे लॉस हो रहा है मेरे को, इन दोनों को मिला के 5 लाख का हो रहा है, और 3 लाख मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे है हमारा 5 लाख, 2 लाख हम यहाँ से ले लेंगे, 2 लाख हमारा इस अकाउंट में चला जाएगा। बस एक राइट ऑफ की एंट्री और करनी होती है, ठीक है। तो एक एंट्री है, एक एंट्री ये, एक एंट्री इन दोनों में से जो भी होगी या इन तीनों में से जो भी होगी, और एक एंट्री आपको लास्ट में ये करनी है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं दिया हुआ मान लीजिए क्वेश्चन में, तो आप सीधा लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। वो वाला जो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट भी करते थे, वो तो पेमेंट वाली होती है, वो कितने महीने में क्या पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाली कह रही है ना। ये थोड़ी बहुत तो छोड़ देगी, आप लोग भी थोड़ा बुक से पढ़ लो, मैं समझाती हूँ। आसान है वो। ड्यू एंड पे 2 साल का है, 2 साल में ड्यू एंड पे हो जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर टू पहले वो बताएंगे जो उसकी ड्यू है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, तो वो इंटरेस्ट को पे करते हैं, जैसे 9% निकला है ना, तो वो उसको पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, बस इंटरेस्ट की एंट्री होती है उसमें, ठीक है। अगर आप कहीं से बैंक लोन ले रहे हो, किसी भी कंपनी से आप क्या ले रहे हो, बैंक लोन किसी भी बैंक से ले रहे हो, तो उसमें आपके पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक लोन अकाउंट, और फिर उसको डिवेंचर आप इशू कर रहे हो तो डिवेंचर सस्पेंस के थ्रू करोगे। अगर किसी भी बैंक को बैंक लोन के थ्रू आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, कोलैटरल इशू कर रहे हो, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसको आप कर रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा बहुत, मैं तभी तो कह रही हूँ इसकी ये थियोरी पढ़ो, वो थियोरी पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। अब चलते हैं प्रोरेटा की तरफ, है ना। चले बिठा दो इसको। क्या बात है संस्कार, थोड़ा ऐसा लगा मुझे, बोलो। ये राइट ऑफ वाली बच्ची है। भाई साहब ये लिखने में बड़ा आलसी है। तुम उन्हीं बच्चों में से हो ना जो यूट्यूब पे यूँ टक टक देखते रहते हैं कि हाँ आ गया हमें, क्या चीज़? मतलब देख के लगता है ना कि आ गया हमें, करने बैठो तो नहीं आया हमें। उन्हीं वाले में से हो ना तुम, क्योंकि हमें तो देखता ही करता नहीं है, प्रॉब्लम ही तो यही है। देख के बहुत आसान लगता है कि सारी चीज़ें आ गई हमें, लेकिन वही चीज़ करने में हमें मुश्किल लगती है। मिटा दूँ? नहीं, मुझे देख के लग रहा है छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? अरे बहुत आसान है ये सारी एंट्री, तो मैं उसमें बता रही हूँ ना, कोलाइड करके आएगी तो आपकी नॉर्मल 3 एंट्री, उससे ज़्यादा थोड़ा आएगी है। इसको मैं समझा आंटी, शेयर देने कर पाएगा। बहन उसके चक्कर में ही तुम लोग भी समझ रहे हो। मैंने तो बोला है मुझे समझना है। अच्छा इसको बताना इंसान को भी जुबान नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कर रहा है तुमको। चलो प्रोराटा। भाई साहब आधे बच्चों का दिमाग ना इसी ने खाया हुआ है ना। सुनते जो मेरे दिमाग पे पड़ता है चाटो। चलो सबसे पहले मैं आपको इसकी करवा रही हूँ जर्नल एंट्री, सारी की सारी, सिर्फ जर्नल एंट्री, ठीक है। बैंक चलिए सबसे पहली एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ, अरे ये टाइम ऑफ ना लिखती, चलो डायरेक्टली लिखती हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड अलॉटमेंट कब आता है? अलॉटमेंट अब आएगा जब क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हाँ, एंड अलॉटमेंट वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ले रहे हैं, ऐसा दिया होता है उसमें, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र शेयर एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा लगता है राइटिंग इतनी तेज़ होती है कि जो उसमें होता है ना कंप्यूटर में कि हम बोलें और शिक चल जाए। तो इसके लिए एंट्री करेंगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वाली आती है। नहीं, जैसे कंप्यूटर में नहीं होता ऐसे लिखता चला जाता है, ऐसे होना चाहिए था। टू 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 देखिए अगर प्रीमियम कैपिटल, नहीं मैं कुछ और बता रही थी। शेयर कैपिटल, ठीक है, टू बैंक अकाउंट रिजेक्शन टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड अमाउंट। यहाँ आती है एडजस्टेड अमाउंट जो हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ आती है रिजेक्टेड जो हाँ फर्स्ट कॉल पे हो सकती है, बहुत ही लिमिटेड केसों में कि अलॉटमेंट में पैसा बच जाए तो क्वेश्चन में हमें बोलेंगे कि कॉल पे भी एडजस्ट करो। हम नहीं हम नहीं देखेंगे, वो क्वेश्चन में बोलेगा एडजस्ट द कंपनी डन प्रोराटा अलॉटमेंट, एडजस्ट अमाउंट एक्सेस अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर कॉल्स लिखा है तो मतलब दोनों कॉल पे, कॉल लिखा है मतलब एक कॉल पे। तो फिर हम उस कॉल का अमाउंट कैसे ढूंढेंगे? जैसे वो बनाते थे ना, हाँ। उसी में कैसे मैं बताऊंगी। अरे उसमें बच जाता है तो मतलब एडजस्ट करते हैं ना। हाँ उसका वो लास्ट। हाँ ये भी एडजस्टेड अगर बोला है तो, एडजस्टेड अमाउंट बोला है तो, ठीक है, ये दोनों में रहता है एडजस्टेड अमाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमेशा आपकी फेस वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखना। फेस वैल्यू समझते हो ना, संस्कार की फेस वैल्यू क्या है? 0। हाँ सही बात है। तो हमेशा शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू मतलब जितने रुपए का एक शेयर हमने इशू करा है वही अमाउंट यहाँ पे आएगी। मान लीजिए आपने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है तो यहाँ पे 10 रुपये वाली अमाउंट आएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड,
एप्लीकेशन रिसीव्ड अमाउंट, जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए वो यहाँ पे आएगी, जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ सेम आएगी शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट ये गलत 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 गलत। शेयर अलॉटमेंट। अच्छा अलॉटमेंट है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पे जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो सब होंगी जितना शेयर इशू करा है उससे। ठीक है,